हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 2 सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली के सभी प्रश्न उत्तर को। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में और देखिए लास्ट तक इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा पीडीएफ का जो है आपको क्रैक किया हुआ इसका जो पासवर्ड है वो आपको मिलेगा, ताकि अगर आप इसे लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा पासवर्ड, इसके लिए आपको पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य उसको बोला जाता है जिसमें केंद्र और प्रांतीय स्तर की यानी राज्य स्तर की सरकार होती है। तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघीय शासन व्यवस्था में जैसा अभी हमने बताया कि दो तरह की सरकार होती है, केंद्र स्तर की और एक राज्य स्तर की। तो इसमें एकहरी शासन व्यवस्था गलत है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ग। दूसरा है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का कौन सा उदाहरण है? अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका में संघ सरकार की स्थापना है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा क। तीसरा है प्रश्न कि भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों को विभाजित करने वाली कितनी सूचियों में हुआ है, यानी कितने सूचियों में बांटा गया है केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार को। तो इसका यहाँ दो ऑप्शन है, एक है संघीय सूची और राज्य सूची और दूसरा है ख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है 3 नंबर, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ बहुत सारे कथन दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। अब इसमें से कौन से कथन जो है सही है? यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यह देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? वो सही है, यह विविधता को अपने अंदर में समेट लेती है, यानी लोकतंत्र जो है लोगों में जो विविधता है उसको ये अपने अंदर ले लेती है। दूसरा है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, यानी केंद्र और राज्य सरकार के जो सम्मिलित रूप है वो जो है अनुकूल है। ये किसके द्वारा बताए जाते हैं? तो इसमें 2 ऑप्शन है। पहला है संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है और दूसरा है कि संघवाद इस व्यवस्था की व्यवस्था करता है कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। यानी 2 ऑप्शन है, एक है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति होती है और दूसरा है कि इसमें सभी लोगों को आपसी सौहार्द और विश्वास रहता है और कोई भी भाषा, संस्कृति, धर्म जो है दूसरे पर नहीं लादी जाती है। तो यहाँ कर है कौन अनुकूल है? ऐसे दोनों तो सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुकूल जो है वो ख वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले लोगों में आपसी सौहार्द विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। इसका बाद हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है नीचे स्थानीय स्वशासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, उन्हें आप वरीयता के क्रम में सजाइए। यानी पहले कौन होगा, इसके ध्यान में रख करके इसको क्या करना है, सजाना है। तो यहाँ पहला है स्थानीय सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरा कर लेती है। तो ये वाला जो है हमारे प्राथमिकता के आधार पर कितने नंबर में आएगा इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा है कि स्थानीय लोग अपने इलाके की ज़रूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं और तीसरा है आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना मुश्किल होता है और चौथा है स्थानीय जनता द्वारा बनाई योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बताई गई योजना से ज़्यादा स्वीकृत होती है। तो इसको हम क्रम से सजाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी स्थानीय स्वशासन के पक्ष में जो है अच्छा तर्क है। तो इसको हम लोग सजाएंगे वरीयता के क्रम में। तो वरीयता के क्रम में हम सजाएंगे तो देखेंगे कि 1 नंबर में जो है कि स्थानीय लोग अपनी
इलाके की ज़रूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं। दूसरे, स्थानीय शासन द्वारा बनाई गई योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई गई योजना से ज़्यादा स्वीकृत होती है। यानी स्थानीय शासन के लोग जो हैं, स्थानीय जो हमारे पंच सरपंच जो हैं वो जो योजना बनाएंगे, वो हमारे जो सरकारी अधिकारी योजना बनाएंगे उससे ज़्यादा स्वीकृत होगी, क्योंकि स्थानीय शासन के लोग जो है स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा समझते हैं। तीसरा, स्थानीय शासन लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरा कर सकती है। यानी स्थानीय शासन जो है लोगों को शामिल करके, उनके स्वयं सहायता समूह को शामिल करके जो है अपनी योजनाएं जो है यानी पैसे जो है कम खर्च करके भी अपनी कामों को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट है कि आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना मुश्किल होता है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी जो होता है वो विधायकों से या हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो सांसद हैं उनसे मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वहीं हमारे जो स्थानीय नेतागण होते हैं उनसे मिल पाना हमारा मुश्किल नहीं होता है। नेक्स्ट है अति लघुतरीय प्रश्न। पहला है संघ राज्य का अर्थ बताएं। यानी संघ राज्य का क्या मतलब होता है। तो संघ राज्य में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। इसमें दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र स्तर की और दूसरा प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे केंद्र सरकार की अलग सरकार चलती है और हर राज्य में एक अलग अलग सरकार चलती है। दूसरा प्रश्न है कि संघीय शासन की दो विशेषता बताइए। तो इसकी दो विशेषता में पहला है कि इसमें सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो केंद्र सरकार और उसके अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। यानी सुपर पावर जो होता है वो केंद्र सरकार होता है, उसके पास ज़्यादा शक्ति होती है। और दूसरी विशेषता ये है कि इसमें दो तरह की सरकार होती है। एक केंद्र स्तर की सरकार होती है जिसको जो है विषय जो है वो पूरे देश स्तर के लिए होते हैं, और दूसरा क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर की सरकार होती है जिसके अंतर्गत स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। अब चलते हैं लघुतरीय प्रश्न की ओर। इसमें पहला है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। यानी हम सत्ता में हिस्सेदारी मांगते हैं, उससे क्या हमारा तात्पर्य है। तो सत्ता की साझेदारी ऐसी साझेदारी है जिसके अंतर्गत सत्ता का बंटवारा केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर होता है। आमतौर पर सत्ता के बंटवारे को संघवाद कहा जाता है, जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार जो अपने कार्य और शक्ति का बंटवारा करती है। यानी सत्ता के साझेदारी के लिए क्या होता है, तो इसमें केंद्र और प्रांतीय स्तर पर की सरकार होती है और दो तरह की सरकार होती है जो अपने कार्यों और शक्तियों का आपस में बंटवारा करती है। अब है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी समाज जो है विविधता और भिन्नताओं को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, पर इन अंतरों और विविधताओं को सम्मानजनक स्थान दे करके यानी आदर करके समाज में उनको सहयोग करके उन्हें अच्छा कर सकता है। तो इसके लिए जो होता है कि अगर हम किसी समाज को लोगों को सत्ता में साझेदार बना लें, सहयोग कर लें, स्थायित्व या सृजन किया जा सके, तो इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है अच्छी होती है, क्योंकि ये आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सत्ता की साझेदारी के अलग तरीके क्या क्या हैं। यहाँ उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया है, हालांकि आप उदाहरण नहीं लिखिएगा। तो यहाँ है कि पहला है कि सरकार विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी, यानी सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इनके बीच साझेदारी होती है। दूसरा है कि सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता की साझेदारी, जैसे एक केंद्र स्तर की होती है, राज्य स्तर की होती है, तो ये अलग अलग जो होते हैं सभी लोग अपनी अपनी साझेदारी करते हैं। तीसरा है दबाव समूह, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे नौकरियों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है या उन लोगों को जो साझेदार बनाया गया है, ये भी एक है। और चौथा है दबाव समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे नए श्रम कानून के निर्माण में ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से सलाह लेना। यानी अगर हम कोई श्रमिकों से संबंधित कानून बना रहे हैं तो ट्रेड यूनियन के लोगों के द्वारा दबाव डालने पर उनसे सलाह लेना, ये सत्ता की साझेदारी के 4 अलग अलग तरीके हैं। अब हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न को और उसके बाद जो है हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में बताया था कि मैं इस वीडियो का PDF फाइल भी देने वाला हूं, जो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके जो पासवर्ड है वो है ज्ञान गंगा हिंदी। तो ज्ञान गंगा हिंदी अगर आप कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए
टाइप करते हैं तो आपका ये PDF जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से इसे लिख भी सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय का हमारा पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक में तोल मोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं। इनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति या संगठित व्यक्ति समूह के हाथ में न रहे। राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर करें, अध्ययन करें तो पता चलता है कि सत्ता बारी बारी अलग अलग विचारधारा और समूहों वाले राजनीतिक दलों के हाथों में आती जाती रही है। तो यहाँ कह रहा है कि राजनीतिक दल जो है सबसे अच्छा होता है सत्ता में साझेदारी का, क्योंकि ये बड़े एक दूसरे से तोल मोल करते हैं और एक साथ जब ये चुनाव लड़ते हैं तब तो और ज़्यादा जो है ये हमें देखने को मिलता है। और ये राजनीतिक दल जो होते हैं कुर्सी प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। और राजनीतिक दल में जो लोग होते हैं वो अलग अलग संगठन के होते हैं, अलग अलग समूह के होते हैं, इसलिए ये सबसे अच्छा व्यवस्था है राजनीतिक दलों की द्वारा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सबसे कहा जाए कि अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कि गठबंधन की सरकार में सत्ता के साझेदार कौन कौन से होते हैं। तो सत्ता की साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप तब दिखाई देता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती है, यानी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, सरकार का गठन करती है। इस तरह की साझेदारी का सबसे अद्यतन स्वरूप गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकारों में दिखता है, जब यहाँ विचारधाराओं, विभिन्न सामाजिक समूह और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल एक साथ एक समय में सरकार के स्तर पर साझेदार करते हैं। यानी गठबंधन की सरकार में ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है जब अलग अलग विचारधारा के लोग जो होते हैं एक साथ रहते हैं, अलग अलग समूह के लोग जो है एक साथ रहते हैं और एक साथ रह करके वो राजनीति करते हैं या सत्ता में साझेदारी करते हैं। यानी अपने अपने हित समूह के लोगों को जो है अब प्रतिनिधित्व करते हैं और वे एक गठबंधन के साथ रहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं। यानी जो दबाव लगाने वाले लोग होते हैं वो किस तरीके से सत्ता में अपनी हिस्सेदारी करते हैं। तो राजनीतिक दल के अलावा विभिन्न दबाव समूह सरकार की नीतियों और निर्णयों से बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। यानी सरकार के जो नीतियाँ होती है उसको वो बदलने के लिए भी विवश कर देते हैं। कई बार दबाव समूह के संघर्ष एवं आंदोलन में कई तरह से हित समूह शामिल होते हैं। यह भी हो सकता है कि वे कुछ हितों के बजाय सर्वमान्य हितों के लिए प्रयास करते हैं। यह समूह प्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ हथकंडे अपनाते हैं, जिनमें धरना, प्रदर्शन, आंदोलन इत्यादि शामिल है। कभी कभी यह भी देखने में आया है कि समूह संबंधित मंत्रीगण से सौदेबाजी करते हैं ताकि सरकार की नीति और कार्यक्रम उन समूहों के अनुकूल हो। वास्तव में दबाव समूह सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं। यानी दबाव समूह करने वाले लोग होते हैं, यानी धरना प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं, वो कई बार ये भी देखने को मिला है कि मंत्रीगण से जाकर के मिलते हैं और मिलने के बाद मंत्रीगण जो है उन्हें कुछ लालच दे देते हैं, तो उसके बाद जो होते हैं वो अपने विरोध प्रदर्शन को बंद कर देते हैं, या अगर कोई आमरण अनशन पे होते हैं तो उसे तोड़ देते हैं। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि दबाव समूह के लोग सौदाबाजी भी करते हैं, और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि दबाव समूह के लोग जो होते हैं इतने ज़्यादा अड़ जाते हैं कि सरकार को अपनी नीतियों में संशोधन करना पड़ता है, या कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना भी पड़ जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी एक कथन का समर्थन करते हुए 50 शब्दों में उत्तर दे। तो यहाँ 3 कथन है। पहला है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले वह छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सामाजिक विभाजन नहीं हो। दूसरा है कि सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्षेत्रीय, जातीय आधार पर विभाजन वाले समाज में ही होती है। और तीसरा है कि सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े देशों में होती है। तो मैंने इसमें से सबसे सही माना है फर्स्ट को, क्योंकि हर सत्ता में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उसमें विभाजन होता ही है, विभाजन नहीं हो ये हो ही नहीं सकता। तो कह रहा है कि मैं उपयुक्त कथन से सहमत हूँ। प्रत्येक समाज में किसी तरह से साझेदारी आवश्यक होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का सामाजिक विभाजन चाहे उसमें हो या न हो। इसलिए यह लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है कि लोग स्वशासन की संस्था द्वारा स्वयं के ऊपर शासन करना चाहते हैं, चाहे समाज छोटा हो या फिर इसमें कोई विभाजन नहीं हो। फिर भी इससे अपनी की इच्छा है किसी भी संघर्ष अथवा राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए एक अच्छा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता होती है। तो ये आज का हमारा रहा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने
दूसरे अध्याय को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रखा, यानी दूसरे अध्याय के पूरे प्रश्न उत्तर को हमने कर रखा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।